और नीतीश कुमार जी का ये 15 साल होने जा रहा है उस पीरियड को, आज़ादी से लेकर के पूरे कांग्रेस के पीरियड को। और पूरे राजद की पीरियड को आप तुलना कर लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो। मैं तो यहाँ बताता हूँ, ये सब पहले वाले लोग जो है लालू जी सिर्फ ढोंग रचने का काम किया। जब उनको मौका मिला, जब राजपाट उनका था, फुल फ्लेजेज वो नेता थे, तब उन्होंने चरवाहा विद्यालय उनको याद था, लेकिन आज तक एक मदरसे में एक ईंटा रखवाने का काम नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप विश्व नेशन देख रहे हैं। आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत हैं जिन्होंने बिहार के खास आयोग को चर्चा में ला दिया है। चर्चा किस बात की हो रही है और काम क्या है, वो तमाम चीज़ें हम आपको सामने लेके आएंगे। लेकिन ये पूरा लेखा जोखा है जो उस आयोग की तरफ से काम किया जा रहा है। हम बात करें बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड की, जो बिहार के सबसे रईस बोर्डों में से एक है। लेकिन इनकी संपत्तियों का होता क्या है, कैसे लोगों की मदद की जाती है और कैसे जो बोर्ड है वो इन संपत्तियों को लेकर के अब एक्टिव हुआ है, कैसे लोगों की मदद की जा रही है, उन लोगों की जो नीडफुल हैं। कोरोना संकट से लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे और सरकार को लेकर के स्टैंड को समझेंगे कि क्या सच में सरकार साथ दे रही है विकास में उस वर्ग को जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यक हैं, उनके अंदर शिक्षा का अभाव, तमाम चीज़ें। तो ये पूरी रिपोर्ट, और इस पूरी रिपोर्ट में बहुत सारे काम हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि साहब हैं इरशाद अली आज़ाद जी, जो कि सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं बिहार के। इरशाद भाई, क्योंकि सिया वक्फ बोर्ड को मतलब हम लोग बस इतना जानते हैं कि सिया वक्फ बोर्ड एक धार्मिक एक संगठन है, सिया क्योंकि सब से आता है। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ ये धर्म तक सीमित है या धर्म के ऊपर की भी चीज़ें हैं? सिया वक्फ बोर्ड क्या है? देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ा मामला है कि जिस प्रॉपर्टी को हमारे पूर्वजों ने भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर डोनेट कर दिया, वक्फ कर दिया, उसमें दो चीज़ें सामने आती थी कि उसमें कुछ धार्मिक कार्य भी थे और ज़्यादातर उसको हम लोग फलाही काम करते हैं, जो उस वक्त के गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, इस तरह के लोगों को जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, उन लोगों की मदद करनी थी। और ये बोर्ड 1948 में बना। इसमें बड़े बड़े लोग रहे। इसमें 14 साल सर सुल्तान साहब रहे, जिन सर सुल्तान पैलेस भी जो यहाँ बीरचंद पटेल रोड में है, आप जानते होंगे, देखे भी होंगे, जो आज परिवहन भवन के नाम से जाना जाता है। तो इससे में बड़ी बड़ी शख्सियत रही। शमसुल हुसैन साहब जस्टिस रहे, बहुत सारे आईएएस अफसर रहे। इस राज्य में वित्त मंत्री थे और शिक्षा मंत्री थे, वो भी बोर्ड के चेयरमैन थे। इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियत रही। लेकिन इस मामले में बड़ा समाज में जो है, और दो तरह की बातें सामने आने लगी कि ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ बोर्ड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार के बाद खासकर मुस्लिम समाज को उत्थान के काम, ये समझिए या शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या उनको किसी तरह के बिजनेस का मामला हो, ये बोर्ड ही जो उनको मेन स्ट्रीम मिला जो के बाद से। अगर किसी के पास संसाधन है तो बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो ये फंक्शन जो है, मतलब जो काम का तरीका है वो कैसे है? मतलब क्या सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से होता है, या आप तय करते हो, सरकार के पास प्रस्ताव जाते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं बोर्ड के, तो आप प्रस्ताव भेजते हैं सरकार के पास कि नहीं, इस इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है और इस हिसाब से काम होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भारत सरकार के एक्ट से गाइड होता है। ये बहुत मजबूत बोर्ड है। इसमें मैं आपको बता दूं, इससे आपको समझ में बातें आएंगी कि इसके मेंबर एक लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, एक मेंबर इसमें विधानसभा विधान परिषद के सदस्य होते हैं, एक मेंबर इसमें बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, सरकार की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, एक धर्म के जो जानकार होते हैं मौलाना वो होते हैं, दूसरे जो केयर टेकर होते हैं मुतवल्ली और प्रबंध समिति के मैनेजर, जिनका इनकम 1 लाख से ज़्यादा है, वो उस पर, ये सारे लोग चुनाव प्रक्रिया से आते हैं। यहाँ तक कि विधायकों का भी चुनाव होता है। अब ये मामला, ये एक्ट से बना हुआ बोर्ड है
और इसमें मामले यहाँ है कि जो हम लोग टैक्स लेते हैं उसका 6% स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड लेता है और 1% सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। इसमें कहीं कोई किसी तरह का इफ़ एंड बट नहीं है, क्योंकि स्पेशल कानून भी है और स्पेशल इसका न्यायालय भी है, तो सारे पावर इसमें वेस्ट हैं। लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब से बोर्ड के चेयरमैन हैं तो ये सारी बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से हमें किसी तरह की कोई दुश्वारियाँ नहीं हुई। बहुत सारे मामले आपके आज के दिनों में बड़े चर्चा का विषय रहा है। चर्चा का विषय ये रहा है कि डगमंगला चौराहे की प्रॉपर्टी, जिसमें रिजवान पैलेस है, सेंट्रल मॉल है, विशाल मेगा मार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये सारी बगल कौशल्या एस्टेट है, इस तरह की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें लोगों ने टाइटल्स उठाए, यहाँ तक कि आप उन सारे लोगों को जानते हैं जी। तो ये सेटल कानून है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये कहा जाता है कि रेलवे के बाद हिंदुस्तान में किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वह बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है। तो ये पब्लिक लैंड है, इसका समाज हित में जिस उद्देश्य से प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर डोनेट किया गया था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ धार्मिक कार्यों को तो किया जा रहा है, लेकिन जो समाज हित में, जो समाज के निचले पौधान पे जो लोग थे, जो गरीब थे, मिस्किन थे, यतीम थे, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे उनके हकूक़ को दिलाया जाए। इसके लिए कानून में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। इसीलिए हम लोग आज सैकड़ों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। पटना के बड़े स्कूल में, इन्फेंट जैसे स्कूल पटना का बड़ा स्कूल है, सैकड़ों बच्चों को गोद लेकर के फ्री पढ़ा रहे हैं। हमारे हॉस्टल तैयार हैं गोलकपुर में। सरकार से जब बातें हुई तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये समझ लीजिए कि ये कहा कि वक्फ की विकास में जितने पैसे की ज़रूरत होगी हम देंगे। नहीं, उस विकास के सवाल पर हम आएंगे, लेकिन क्योंकि जब आप आए, जब आपको अध्यक्ष बनाया गया बिहार सिया वक्फ बोर्ड का, चुनौतियाँ बहुत सारी रही होंगी, क्योंकि मैंने जितने दिनों से देखा है कि बोर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन वो बोर्ड कहीं ना कहीं डेड से हैं, मतलब वो एक्चुअल में वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। और बिहार में मैं आपको इसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ, दर्जनों। सिया वक्फ बोर्ड में जब आप अध्यक्ष बने तो चुनौतियाँ क्या थी जिनको आपने सॉर्ट आउट किया, और अब आगे क्या लग रहा है कि अब बेहतर भविष्य है सिया वक्फ बोर्ड के सहारे उन लोगों की मदद करने का जिसके लिए एक्चुअल में इसकी नींव रखी गई थी? निश्चित ही इसमें एक्चुअली रिस्क का मामला ये है कि ये सारे मामले जो होते हैं लैंड से जुड़े हुए होते हैं, और ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं, बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी हैं, इसमें बड़े बड़े भूमाफिया लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप काम करने जाते हैं तो बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मैं अब आपको क्या बताऊं, मुझे बाद में ये पता चला, एक रिपोर्ट आई सीआईडी की, तो मेरे बारे में ये मुझे पता नहीं था, वो इंटरनल सीआईडी की रिपोर्ट थी जिसमें पटना के सीनियर एसपी और सीआईडी डिपार्टमेंट का दोनों का जॉइंट रिपोर्ट है, जिसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने अपना रिपोर्ट आईजी सुरक्षा पटना को भेजा था, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इन्होंने लीगल तरीके से इतने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रिकवरी की है और इतने सारे भूमाफियाओं पे कार्रवाई किया है कि इनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। तो ये लगता है, लेकिन इस सरकार में मुझे किसी तरह का डर भय नहीं है और किसी तरह के मेरे ऊपर दबाव नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं कोई भी कार्रवाई जो कानून में अधिकार है मैं वही करता हूँ। मैं किसी भी मामले में कभी भी पार्टी बनने की कोशिश नहीं किया, और मैं पूरी तरीके से आपसे विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि किसी तरह के कोई भी मामले हैं तो वो आएंगे, तो हमको जो लीगल राइट है कि किसी भी प्रॉपर्टी को मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए, तो कानून में जो दायरा है कि 30 साल तक लीज देने का जो प्रावधान है वो हम लोग देते हैं और देंगे भी, किसी को उजाड़ा नहीं है। लेकिन जैसे आप अपना मालिकाना हक कहते हैं, तो कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि कभी भी ये वो प्रॉपर्टी के आप मालिक बन सकते हैं। इरशाद भाई, आप एक बात कह रहे हैं कि इस सरकार में डर नहीं है, लेकिन पिछले
कोरोना के पहले देश में एक विषय बहुत तेज़ी से चला, वो था CNRC का। बिहार के मुसलमान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ आए, गोलबंद हुए, पटना में भी कई रैलियां हुई। क्योंकि आप खुद उस बिरादरी से आते हैं और सरकार क्या, क्योंकि आप साथ में हैं, तो मैं बहुत न्यूट्रल एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या सच में इस सरकार में मुसलमानों की बात सुनी जाती है, उनके लिए काम हो रहा है? यही तो मेरा कहना है। आज तक जितने प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ कहने का मौका मिला या अपने समाज के दानिश्वरों के बीच में जब भी मुझे बैठने का मौका मिला, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के, मेरा एक ही सवाल है। मैं आपसे ये अपने समाज से मैसेज देना चाहते हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कि आज़ादी के बाद, और नीतीश कुमार जी का ये 15 साल होने जा रहा है, उस पीरियड को, और आज़ादी से लेकर के पूरे कांग्रेस के पीरियड को और पूरे राजद की पीरियड को आप तुलना कर लीजिए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, मैं तो यहाँ बताता हूँ आपको, ये सब पहले वाले लोग जो है, लालू जी, सिर्फ ढोंग रचने का काम किया। जब उनको मौका मिला, जब राजपाट उनका था, फुल फ्लेजेज वो नेता थे, तब उन्होंने चरवाहा विद्यालय उनको याद था, लेकिन आज तक एक मदरसे में एक ईंटा रखवाने का काम नहीं किया। लेकिन मुसलमानों की बात तो वो करते हैं। देखिए, बात करना, देखिए एक चीज़ मेरा मानना है कि मुसलमानों में जो चीज़ है, एजुकेशन की कमी है। लोग इस बातों को कम समझते हैं, लेकिन आज भी जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो आज भी नीतीश कुमार के साथ हैं। CAA के बाद भी नीतीश कुमार के साथ थे और आज भी हैं। कहीं कोई बात नहीं थी, और जो CAA का मामला था, अब तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। और मैं बताता चलूँ कि हम लोगों से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए जो 59 करोड़ रुपए की लागत से पहली बार हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के लिए, स्पेशल मुस्लिम बच्चियों के लिए, मैंने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलने का काम किया गया, जो अभी हम लोगों ने दरभंगा में जिसका शिलान्यास किया है। तो इरशाद भाई, मतलब क्योंकि नीतीश कुमार भी 15 साल रहे हैं और ये साल चुनाव का है और 15 साल RJD पे रही, आपके हिसाब से वो 5 कौन से काम है नीतीश कुमार जो मुसलमानों की रखी, जो आपको लगता है कि नहीं वो माइलस्टोन है? देखिए, मुसलमान में 2-3 चीज़ें हैं जिससे मुसलमान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की मैक्सिमम 6000 कब्रिस्तानों को बिहार में बाउंड्री कराया, और बहुत सारे मुसलमान को केसेस का सामना करने थे। सामाजिक तनाव से बचाने के लिए ये 6000 कब्रिस्तान अगर बाउंड्री वाल नहीं हुए होते तो समाज में ज़्यादा तनाव होता, और ये 6000 आपका बाउंड्री वाल हुआ, और बहुत सारे जो कब्रिस्तान है जिसको चिन्हित किया गया है वो पाइपलाइन में उनकी बाउंड्री हो रही है। और जहाँ तक मदरसे की बात रही, फर्स्ट बार आज़ादी के बाद से मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में, कंफर्म नहीं है, 2459 मदरसे को कैबिनेट से पास किया उन्होंने, और पहली बार मदरसा में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। ये किसी ने किया है तो बता दिया जाए। जहाँ तक मस्जिदों का मामला है, वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किया कि हम इस लॉकडाउन के मामले में अपने जो इमाम हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, जो वहाँ अजान देते हैं, उनको हम लोगों ने वजीफ़ा देने का काम किया, लगातार दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। तो ये सरकार की मदद से ही इन सारे कामों को किया जा रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में क्या करना है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का मतलब अभी आपने पढ़ा होगा 4 दिन पहले, जो पूरे बिहार में 72 जो है अल्पसंख्यक विद्यालय है, 72 अल्पसंख्यक विद्यालय है, जो नियोजित शिक्षक थे उनको मानक वेतनमान देने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। ये तरह तरह की इरशाद भाई, लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार ने की, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, चुनाव आएगा, जनता तय करेगी और कौन किसी से जाता है। लेकिन एक सवाल ये है कि मुसलमान के प्रति एक सिनेरियो बन गया है देश में। वो सिनेरियो ये है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, क्योंकि आप एक ओहदे पर हैं, आप एक बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
कैसे आप समझाएंगे कि नहीं आपने मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया है, बहुतों के लिए किया? क्या ऐसा कुछ है आपके पास बताने के लिए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आपका जो सिया वक्फ बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है और सबको साथ लेके चलने की बात की जा रही है? देखिए, ये चंद लोग करते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी लंबे समय से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया और आज भी हम लोग भेदभाव नहीं करें। इसके कई उदाहरण हैं। हमारे पूर्वजों ने वक्फ की प्रॉपर्टी, आपको मैं बता दूं, PMCH, NMCH, गिरजा अस्पताल, यूनानी अस्पताल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा आप जानते होंगे, उस गुरुद्वारा की जो ज़मीन है वह बोर्ड की ज़मीन है और उस वक्त जो अथॉरिटी था उन लोगों ने इस काम के लिए देने का काम किया। हमारी बहुत सारी ज़मीनों पर मंदिर बने हुए हैं। हम लोगों को किसी तरह का मामला नहीं है। कुछ चंद लोग जो है वो इस तरह के भेदभाव की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप डाक बंगला चौराहे पे चले जाइए, सेंट्रल मॉल के बगल वाली बिल्डिंग में 22 लोगों को हम लोगों ने दिया जो हिंदू समाज के हैं। यहाँ तक कि एक नामी ग्रामी मस्जिद है जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, जिसको पत्थर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसमें हिंदू समाज के लोग हैं। आपको कुम्हरार में जिन्नाती मस्जिद है, उसमें 8 परिवार उसके कैंपस में रह रहा है और 12 लोग उसमें दुकान चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। आप शाह बाकर की तकिया है जिसमें एक मुसलमान नहीं है, 19 में 19 लोग हिंदू समाज के हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि इसमें हम लोगों के तरफ से भी पहल नहीं हुई है कि इन सारे कार्यों की चर्चा कभी भी हुई नहीं है, नए लोगों के पास गई है बात। ये अब ज़रूरत है इस आपके माध्यम से, आप जैसे लोगों की, कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं ये बताता चलूँ कि शुरू से लेकर के आज तक किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और होगा भी नहीं। अब क्योंकि संपत्ति की बात करें, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वैसा कर रहे हैं। सच में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। अब क्योंकि पटना में कुछ बहुत बेशकीमती प्रॉपर्टीज़ की जिक्र आप लगातार कर रहे हैं अपने इस पूरे चैट में, जिसमें सेंट्रल मॉल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, उसके आसपास की कई इमारतें हैं, आपको डाक बंगला चौराहा के आसपास, मतलब पूरा डाक बंगला चौराहा आप एक तरीके से कह लें। तो आने वाले वक्त में इरशाद जी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं बोर्ड के, तो क्या प्लान है? क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है आपकी इस किताब के हिसाब से करीब 75,000 बीघे ज़मीन है के मालिक हैं आप, और मुझे लगता है शायद इतनी संपत्ति देश में किसी बोर्ड के पास नहीं होगी। तो उन संपत्तियों का इस्तेमाल कैसे होगा? क्योंकि एक्चुअल में जो जिन लोगों ने दान की उनका तो मकसद था कि समाज का अपलिफ्टमेंट हो, वो लोग जो कि हाशिए पर, उनको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ज़मीन में कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज़ों को लेकर के एक्ट में अमेंडमेंट होता गया और आज एक्ट बहुत ही मजबूत है और ये पब्लिक लैंड है। कभी भी इस चश्मे से इस ज़मीन को, लैंड को नहीं देखना चाहिए कि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है। ये आपको बताता चले कि ये कन्फ्यूज़न पब्लिक में दूर हो जाना चाहिए कि जो इससे इनकम होगा उस पे मुसलमानों का हक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधीन है। जिला प्रशासन भी इसका जवाबदेह है। हमें आपको ये बताते चले कि एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद लगातार ये बातें आ रही हैं कि हम लोगों को ये प्राथमिकता देना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह की ज़मीनों को 30 साल के लिए लीज देना है। कमर्शियल बिल्डिंग के बनाने के लिए, रिहाइशगाह बनाने के लिए। हम आपको बताते चले ये कम से कम 500 परिवार है। पटना में 250 परिवार है, अशोक राजपथ पर है, जिसको हम लोगों ने मकान बनाने के लिए जगह दिया। भाई ये वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में जो निचले पौधान पे लोग हैं उन्हीं को देख करके सारे कानून बनते हैं, उन्हीं के लिए बनते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है इसका स्टेप बाय स्टेप जो लीगल इस्तेमाल होगा, लीगल इस्तेमाल होने में पहली प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में इस ज़मीन का यूज़ होगा, दूसरी प्राथमिकता स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। जो गरीब गुरबा है उनको इस पर भवन, जो भवनहीन है, भूमिहीन है, तो हम लोग उनको भूमि भी मुहैया कराने की कोशिश करेंगे
और ये चाहेंगे कि सरकार की जो आवास योजना है उससे जोड़ करके, और जितने लोग भवनहीन हैं तो ज़मीन वक्फ बोर्ड की, और सरकार वो भवन निर्माण बना करवा देगी, दे। उस पर निर्माण करा देगी। इससे बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहे हैं वो करेंगे। और रोजगार के क्षेत्र में भी हम आपके माध्यम से पूरे बिहार में ये अपील करना चाहते हैं कि किसी आदमी को किसी तरह की जगह की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, हम लोग उसमें पहली प्राथमिकता इन सारी चीज़ों को देंगे। और ख़ास करके उन लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है जो कहीं ना कहीं ज़मीन जाने अनजाने में खरीद लिए हैं या उस पर कब्ज़ा किए हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि कानून के दायरे में आ जाए और कानून के हिसाब से वो वहाँ रहें, उनको रहने का अधिकार है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि क्योंकि आप बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर काम लगता है कि भी बचा हुआ वो करना चाहते हैं? मेरा पहले से ये उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मैंने इन्फेंट जैसे से कि पटना सिटी में स्कूल है, उससे एग्रीमेंट किया कि 10% हमारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे, वो ज़मीन अधिग्रहण किया। दूसरा JD गुनिका का मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने जगह दिया। शाह अजीमाबाद वेलफेयर ट्रस्ट है, उसको 3 एकड़ ज़मीन दिया। एक हैदरी ट्रस्ट है, उसको ज़मीन दिया फुलवाड़ी में। अब ये है कि ये सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा भी वही है कि हर जिला मुख्यालय में कम से कम एक आवासीय विद्यालय बन जाए, जो 59 करोड़ रुपए के लागत से बच्चियों और बच्चों का 2 स्कूल उसमें बनेगा। ये इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे कि जितनी ज़मीन मुहैया हम करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मुहैया करा सके कि हमारे कम से कम समय में ये स्कूल बन जाए। इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद जी का। और ये बिहार सिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं और कई सारी बातें कहीं, फ्यूचर प्लान्स बताएं, क्या किया, क्या समस्याएं, वो तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सपना है इनका है कि बिहार में जो हर अशिक्षित है उस तक शिक्षा पहुँचे। सपना इस बात का भी कि जो संपत्ति है बोर्ड की वो समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो पाए, इसलिए उसको जिस तरीके से जो कानूनी जो प्रावधान है उस तरीके से उसको अपने अंदर लाएं, उसमें लोगों को बसाया जाए, लोग रहें, कारोबार चले, और उससे जो इनकम हो वो अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए खर्च हो। तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है वो ये कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए पिछले 15 सालों में जो काम किया है वो साहब मानते हैं कि इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।